नमस्कार दोस्तों, मैथ के क्वेश्चंस को देख कर के बच्चे डर जाते हैं कि मैथ का यार कैसा क्वेश्चन आएगा और मैथ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन ये वीडियो आप लोगों को ध्यान भी देने के लिए मजबूर करेगी और आप अच्छा स्कोर लेकर के भी आएंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर देंगे ताकि अपडेटेड कंटेंट आपको मिल सके। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि निम्न में से कथन कौन सा सत्य है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी होती है 2 होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और 2 जो है वो सबसे छोटी और समअभाज्य संख्या होती है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद जो होती है वो होता है 3 होता है, ठीक है। और इन अभाज्य संख्याओं की क्या मतलब स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये 1 से कटेंगे नहीं तो खुद से कटेंगी। जैसे कि 13 आप देखोगे तो 1 से कटेगा या तो 13 से कटेगा। तो जिनके 2 फैक्टर होते हैं, मतलब या तो 1 हो या तो वो खुद हो, उसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या होगा। तो 2 में और 3 में अगर जोड़ा जाए तो क्या सदा एक अभाज्य संख्या होगा? ठीक है, 5 है, इन दोनों को जोड़ा गया तो आ गया। लेकिन ये एक बार ही हुआ ऐसा कि 5 हुआ। लेकिन अब देखते हैं, एक जोड़ा गया 7, ठीक है, और एक जोड़ा गया 13। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से कटती हैं और 7 से कटती है, 1 से कटती है और 13 से। इन दोनों को जोड़ा गया कितना हुआ? 20। अब 20 जो है बहुत सारी चीज़ों से कटता है, 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 20 से भी कटता है। तो यहाँ पर तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो कुल मिला के 20 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो ये गलत हो गया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एक अभाज्य संख्या 2 है, एक 3 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक अभाज्य संख्या होगा? नहीं। दोनों का मल्टीप्लाई करा, 2 × 3 क्या हो गया? 6 हो गया। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। इनसे इसके तो 4 गुणनखंड हो गए। तो याद रखिएगा ये भी नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं के गुणनखंड नहीं होते ऐसा नहीं है, 2 गुणनखंड होते हैं, एक होता है और एक मान के चलो कि जो संख्या है 13 है, 3 है, 2 है, ये सारी चीज़ें। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, बिल्कुल फैक्ट है। जैसे कि 1 है, सॉरी, अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, अनेकों हैं। आप देखोगे अभाज्य संख्याएं अनेकों हैं। और एक चीज़ याद रखना, 6 से 1 कम, ठीक है, वो अभाज्य संख्या मानी जाती है। और कभी कभी 6 से 1 ज़्यादा। जैसे 6 से 1 कम देखोगे तो 24 का 1 कम कितना हो गया? 23। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 6 से 1 आगे देखोगे 36, 36 में 1 जोड़ दोगे क्या होगा? 37। तो 37 भी एक अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप लोग डील करोगे। कुछ क्वेश्चंस आपको ये हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन मेरा कंसर्न जो होता है वो होता है चीज़ों को समझाना। वो चीज़ों को समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, एक यहाँ पर प्रश्न है कि कक्षा 2 का एक छात्र है जिसको 35 लिखने के लिए कहा जाता है, तो उसने 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? ठीक है, तो मैं अगर अध्यापक हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं उसे कहूँगा यह गलत है, सही करने के लिए कहूँगा कि इसको सही करो, फटाफट सही करो अपने किताब पर। ठीक है, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से बच्चा सही तो कर लेगा। एक जीरो ही तो बढ़ाना है ना। 35 है, 35 लिखने को बोला गया, 335 लिख दिया। अब मैंने बोला उसको सही करो। अब बच्चा ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा? जीरो हटा देगा, लेकिन चीज़ों को सीखेगा नहीं ना। तो सही करने के लिए नहीं बोलेंगे, श्यामपट सही उत्तर लिख करके दिखाएंगे। अरे बेटा 35, तुमने 35 लिखने के लिए बोला गया, 305 लिख दिया। 35 ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। बच्चा वहाँ पर 35 लिखना तो सीख जाएगा, लेकिन 35 आए क्यों? तो याद रखिएगा, उनको बोलेंगे 10 बार लिखो कॉपी में, ये भी गलत है। ठीक है, उसका समझा करके समझाना पड़ेगा कि विनिमय नियम को समझाना, विनिमय मतलब एक्सचेंज नियम को समझाना। तो ये सारी चीज़ें मूर्त पदार्थों से चीज़ों को सिखाया जाएगा। जैसे 10 + 3 कितना हुआ? 13। 3 + 10 कितना हुआ? 13। तो उल्टा सीधा करके किसी तरीके से एक्सचेंज करके चीज़ों को सिखाना इंपॉर्टेंट है। 30 + 5 कितना हुआ? 35। 300 + 5 कितना हुआ? 305। इस तरीके से चीज़ों को उसको सिखाना पड़ेगा, तब जाकर वो बच्चा सीखेगा। चलिए, एक प्रश्न और देखते हैं दोस्त। निम्न में से किसे संरचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जाता है? गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करना, को उच्च मान देना, अध्यापक को केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना, विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। तो बिल्कुल फैक्ट है। क्रिएटिव अगर देखा जाए तो बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो उसको एक स्रोत माना जाएगा। ठीक है, कंठस्थ करना ये निगेटिव है, केवल जो है वो निगेटिव है। पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना ये निगेटिव है। तो ऑप्शन बचता क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि त्रुटियों को महत्व देना। गणित में अगर आप सोचोगे कि आपने क्वेश्चन को हल करा और आपसे गलतियां ना हो तो आप गणित कभी नहीं सीख सकते। आपको गणित में अगर ऑप्शन लाना है तो आपको गलतियां भी करनी पड़ेंगी, तभी जाके
आप मैथ के एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है। और आपको पता है हर एक एग्ज़ाम में मैथ का वेटेज है, तो आप अगर गणित से भागते हो तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना। आपको मैथ से भागना कभी नहीं है, ठीक है। और अगर आप भागते हो, डरते हो, तो डरोगे तो नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा। तो हिम्मत करके बस सरसरी निगाहों से मैथ को देखते रहो, सुनते रहो, अपने आप मैथ अच्छा लगने लगेगा और चीज़ें समझ में आने लगेंगी। चलिए एक प्रश्न और देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम द्विस्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है? तो भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना, इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज़ का टुकड़ा जैसा दिखेगा, ये भी ठीक है, ठीक है। कागज़ के टुकड़े वाले ऑप्शंस गलत, मैक्सिमम टाइम आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगे, गलत नहीं होते हैं ये ऑप्शन, और यहाँ पर गलत पूछा है। निर्देश देना कि वे विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सुमेलन करना, ये भी ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर त्रिबीम मतलब होता है दो स्थान की बात की जाती है, ठीक है। तो दो स्थानों के बारे में जिसकी लंबाई की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकलन करना, तो विभिन्न शहरों की बात अगर कर दी गई है तो यहाँ पर याद रखिएगा त्रिवीय मतलब दो स्थान की बात कर रहा है, और विभिन्न शहर मतलब कि बहुत सारे शहरों की बात कर दी गई, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं दोस्त, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे घर से विद्यालय कैसे जाना है, ये चीज़ समझ में आ गया। एक पेंसिल है, एक नीव है और एक उसका ऊपर का क्षेत्र है, तो यहाँ पर यहाँ तक कैसे जाना है, ये दो बीमाएँ हो गई, ठीक है ना। एक कागज़ का टुकड़ा कैसा दिखेगा मोड़ने पर, तो ये भी आपका देखने को मिलेगा कि दो रेखाओं की बात, दो बीमाओं की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा एक त्रिबीमीय होता है, ठीक है। त्रिबीमीय, एक त्रिबीमा है और एक त्रिबीमीय है। त्रिबीमीय होता है तीन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, तो त्रिबीमीय होता है। लेकिन यहाँ पर त्रिबीमा पूछा गया है, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर देखिए द्विस्थान की बात की जा रही है, तो यहाँ पर विभिन्न दे दिया गया, तो विभिन्न यहाँ पर निगेटिव नहीं होगा। जबकि आप मैक्सिमम टाइम देखते हो विभिन्न, विविधता, ये सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझोगे तो विभिन्न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया विभिन्न शहरों के बीच की दूरी, तो विभिन्न शहरों की बीच की बात नहीं की गई है ना, सिर्फ दो स्थान की बात की गई है, तो विभिन्न शहरों के बारे में बात नहीं करा जाएगा। अब दिल्ली मुंबई की अगर बात होती तो चीज़ें समझ में आ सकती थी, लेकिन विभिन्न शहरों की बात की गई है, इसलिए ये आंसर जो होगा गलत होगा। चलिए एक प्रश्न और देखेंगे कि समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैथ में आपको नहीं है जैसे सवाल बनेंगे, लेकिन मज़ा आएगा आपको, यहाँ पर टैग वर्ड से उड़ाओगे क्वेश्चंस को। अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज कर सकें, ठीक है, ये तो सही है। अवसर दिया जाना एक तो पॉजिटिव है, ठीक है। सूत्रों को खुद खोजेगा, इसका मतलब कि उदाहरण से नियम की तरफ जाएगा, नियम बनाएगा, नियम बनाएगा तो अच्छी बात है। क्षेत्रफल मापने के लिए सूत्रों के क्षेत्र में अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल मापने के लिए सूत्रों को तो दोस्त यहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के क्षेत्रफल नाप पाओगे, ऐसे तो नहीं नाप सकते, ठीक है। सूत्रों लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सूत्रों की बात की जा रही है, सूत्र मतलब फॉर्मूला की बात किया जा रहा है दोस्त, तो फॉर्मूला तो नेगेटिव होता है ना। सूत्र दिया जाता है, लेकिन अगर अलग तरीके से आप मान के चलो कि डिस्कशन के थ्रू चीज़ों को पढ़ाया जाए, डिस्कशन के थ्रू सारी चीज़ों को करा जाए, ठीक है, तो वो तो पॉजिटिव होता है। लेकिन क्षेत्रफल मापने वाले सूत्र मतलब यहाँ पर सूत्रों की बात की गई, ठीक है। जैसे हम देखें टाइलिंग की बात करें, यहाँ पर देखिए टाइलिंग की बात की जा रही है कि एक घर में 40 टाइल लग सकता है, ठीक है, तो दूसरे घर इससे डबल है तो कितने टाइल्स लगेंगे, तो ये एक फैक्ट वाली बात हो जाएगी। इस तरीके से बच्चों को सिखाना चाहिए, ना कि यहाँ पर फॉर्मूला या सूत्र देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ठीक है। और जहाँ पर चौपड़ वाली टाइलिंग वाली बात आएगी, प्राइमरी में ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा सही होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। एक और प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ अच्छा लग रहा हो वीडियो में तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। वांछनीय मतलब होता है कि जो आपकी इच्छा करती हो, डिज़ायरेबल की बात की जा रही है, जो आपकी इच्छा हो। तो पढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरी क्या इच्छा हो सकती है, ठीक है, तो किस तरीके का क्रियाकलाप मैं करवाऊँगा। तो भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा के पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। यार भिन्न का तो हस्तक्षेप होना चाहिए ना, क्योंकि भिन्न अगर सीखेगा बच्चा धीरे धीरे करके तो अच्छी बात है, और प्रतिदिन की अवधारणाओं के सहारे सीखना इंपॉर्टेंट है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव आंसर में देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर केवल आधे की बात की जा रही है, तो ये गलत हो जाएगा। भिन्नों को पढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की जा रही है। भिन्न मतलब आप समझते हैं जैसे 1/2, 2/4,
इस तरीके से सिखाने की बात की जा रही है। तो प्रतिदिन की अवधारणाओं में जैसे रोटी खाते हैं, तो रोटी को आधा कर दिया, मतलब 1/2, 1/2 तुम लोगे, 1/2 हम लेंगे। अच्छा ठीक है, बच्चों को बोलना कि बच्चे आप लोग टिफ़िन शेयर करना चाहते हो तो टिफ़िन शेयर कर लो, थोड़ा-सा सावधानी बरतना, लेकिन 1/2 आप उसको दोगे, 1/2 वो आपको देगा। ठीक है, 1/2 आप उसको दोगे, 1/2 आपको उसको देगा। ठीक है, तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि 1/2 मतलब कि आधा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को सिखाना है। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जा सकता है, ये फैक्ट है। विभिन्न स्थितियाँ जैसे जो मैंने आपको स्थिति बताई है, इस तरीके से भी भिन्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है? तो याद रखिए, महत्व दिया जाए अंश और हर पृथक संख्याएँ, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण मानचित्र के कौन से पहलू विद्यमान हैं? तो मानचित्र का अर्थांकन ठीक है, बिना पैमाने वाला आलेख गलत हो जाएगा, संकेत प्रतीकों का प्रयोग ये बिल्कुल फैक्ट है, पैमाने के अनुसार आलेख करना ये भी ठीक है। मानचित्र जब खींचोगे और बिना पैमाने का खींचोगे तो कोई मतलब नहीं बनता, वो चीज़ तो बेकार हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी कहाँ है? ए सी डी यहाँ पर राइट आंसर है। पैमाना इंपॉर्टेंट है, अगर पैमाना नहीं है तो स्केल का कोई मतलब ही नहीं होगा। आपने कभी बिना स्केल, पैमाना जो आपका स्केल है जिस पे कुछ न लिखा हो ऐसा स्केल देखा है आपने? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप मैथ पढ़ते हो, जब मानचित्र बनाओगे तो एक एक सेंटीमीटर का वहाँ पर महत्व होता है, एक एक इंच का आपका महत्व होता है। तो बिना पैमाने वाले आलेख का कोई महत्व नहीं बन जाता, इसलिए इसको हम गलत कर देंगे। बाकी ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही होगा, एक बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर। एक प्रश्न यहाँ पर और देख लेते हैं कि निम्नलिखित गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, ठीक है, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, गणित में अमूर्तीकरण और दर्शन दृश्यकरण सम्मिलित है, गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। तो 3-4 में से एक गलत है, यहाँ पर गलत पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो गलत है, जब गलत पूछा है तो इसमें से जो गलत होगा उसको हम सही कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो अब इसमें से गलत निकालेंगे। प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, ठीक है, ये भी सही बात है। गणित संख्याओं सीमित है, गणित संख्याओं की पढ़ाई सीमित, मतलब गणित की जो पढ़ाई है संख्याओं की पढ़ाई तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। आप गणित में आप देखोगे तो आप इसमें क्या क्या देखते हो, ए बी सी डी भी देख लेते हो दोस्त, ठीक है। तो संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित नहीं है, इसका बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अमूर्तीकरण, मान दर्शन, दृश्यकरण बिल्कुल दोनों दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। वास्तविक संसार से जुड़ा है, बिल्कुल ठीक है। उधार दोगे तो पता चल जाएगा कि गणित का कितना महत्व है। एक एक कैलकुलेशन जो होगा बहुत टफ हो जाता है, एक एक ब्याज जो होगा बहुत टफ हो जाता है। तो कुल मिला जुला करके आप देखोगे तो लाइक की संख्या बढ़ाओगे ना तो वो भी एक गणित है, ठीक है ना। सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाओगे वो भी एक गणित है, ठीक है ना। अपने स्कोर अगर सीटेट के बढ़ाओगे ना अपने सर्टिफिकेट पे तो वो भी एक गणित है, ठीक है। तो गणित हर जगह जुड़ा हुआ है दोस्त। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं सभी के जवाब देता हूँ। बाकी मुलाकात करेंगे अगले सेशन में अपडेटेड कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी।